इस व्याख्यान में जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु बनाए गए विभिन्न प्रावधानों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए पूर्व के व्याख्यानों में डिस्कस किए गए प्रावधान कुछ मामलों में लागू नहीं होंगे। उनके लिए कुछ विशिष्ट नियम बनाए गए हैं जिन पर हम सविस्तार आगे चर्चा करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन पर पूर्व व्याख्यान में निर्धारित प्रक्रिया के पालन की आवश्यकता नहीं है वे है एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, धारा 51 के तहत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 14 में उल्लिखित भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की किसी गैर कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को आपूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति जिसकी विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई इकाई है या विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता की यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर कोई अन्य इकाइयाँ स्थित है तो ऐसी इकाइयों के संबंध में वह व्यापार कार्य क्षेत्र के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए अलग से आवेदन करेगा। उदाहरण ग्लोबल इंजीनियरिंग विनिर्माण की गतिविधियों में लगी हुई एक कंपनी है। इसकी उत्तराखंड में 2 विनिर्माण इकाइयाँ हैं। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में है यानी एसईजेड में है और दूसरी विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड से बाहर है। इस मामले में ग्लोबल इंजीनियरिंग को दोनों इकाइयों के लिए अलग अलग पंजीकरण लेना पड़ेगा क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्थित इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई से अलग मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति जो इनपुट सेवा का वितरक है, इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए अलग से आवेदन करेगा। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हमें पढ़ना है वो है पंजीकरण की प्रभावी तारीख क्या होगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि व्यक्ति पंजीयन के लिए दायी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देता है तो पंजीयन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को व्यक्ति पंजीयन के लिए दायी हो जाता है। यदि व्यक्ति पंजीयन के लिए दायी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो पंजीयन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को पंजीयन प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए ए लिमिटेड जो मुंबई में स्थित है कर योग्य माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करते हैं और उनका कुल कारोबार 1 सितंबर 2020 को 20 लाख से अधिक हो गया। ए लिमिटेड 30 दिन के अंदर पंजीकृत होने के लिए दायी हो जाती है यानी 1 अक्टूबर तक। यदि मान लेते हैं ए लिमिटेड पंजीयन हेतु 24 सितंबर को आवेदन प्रस्तुत करती है और उसे 8 अक्टूबर को पंजीयन प्रमाण पत्र मिल जाता है, ऐसी स्थिति में पंजीयन की प्रभावी तारीख 1 सितंबर मानी जाएगी, अर्थात उस तारीख को जिस दिन वह कंपनी पंजीयन के लिए उत्तरदायी हो गई थी। यदि उपरोक्त स्थिति में यह मान लेते हैं कि ए लिमिटेड 8 अक्टूबर को पंजीयन के लिए आवेदन करता है और 12 अक्टूबर को उसे पंजीयन प्रमाण पत्र मिल जाता है, तब ऐसी स्थिति में पंजीकरण की प्रभावी तिथि 12 अक्टूबर मानी जाएगी, अर्थात वह तारीख जिस दिन पंजीयन प्रदान किया गया है। कर चुकाने के लिए निर्धारित छूट सीमा के भीतर होने पर भी स्वेच्छा से पंजीकरण करने वाले व्यक्ति के मामले में पंजीकरण की प्रभावी तारीख पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिलने की तारीख होगी।
उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। जब जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला कोई व्यक्ति पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है, तब उचित अधिकारी निम्न व्यक्ति को निम्न तरीके से पंजीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, जहां किसी भी सर्वेक्षण, पूछताछ, निरीक्षण, खोज करने से उचित अधिकारी को यह पता लगता है कि जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहा है, तो ऐसे अधिकारी उस व्यक्ति को अस्थायी आधार पर पंजीकृत कर सकते हैं और निर्धारित फॉर्म में आदेश जारी कर सकते हैं। यह पंजीकरण आदेश देने वाले की तारीख से प्रभावी होगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसको ऐसा अस्थायी पंजीकरण दिया गया है, वह इस तरह के पंजीकरण के मिलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा सत्यापन से संबंधित प्रावधान और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के सभी प्रावधान इस आवेदन पर भी लागू होंगे। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने अस्थायी पंजीकरण प्रदान करने के खिलाफ कोई अपील दायर की हुई है, तो ऐसे मामले में अगर अपीलीय प्राधिकरण पंजीकरण लेने की देयता को सुनिश्चित करता है, तो ऐसे आदेश को जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। विशिष्ट पहचान संख्या, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूआईएन। सबसे पहले हमें ये जानना है, यूआईएन लेने के लिए यानी विशिष्ट पहचान संख्या लेने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है? सभी अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों, विदेशी देशों के दूतावास या वाणिज्य दूतावास और अधिसूचित किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को जीएसटी पोर्टल से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित राज्य कर प्राधिकरणों द्वारा उन सरकारी राज्य प्राधिकरणों पीएसयू को जीएसटी पोर्टल के माध्यम से विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी जो अंतर्राज्य खरीद करते हैं लेकिन वस्तुओं की बाहरी आपूर्ति नहीं करते। इन्हें जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। यूआईएन लेने की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ यूआईएन, यानी यूआईएन क्यों लिया जाना चाहिए? यूआईएन की आवश्यकता उनके द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर चुकाए गए करों की वापसी का दावा करने के लिए होगी। नेक्स्ट, की गई आपूर्ति को B2B की आपूर्ति मानना, ट्रीटमेंट ऑफ सप्लाई एज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जो कर योग्य आपूर्ति इन संगठनों को आपूर्ति करेंगे वह अपने बीजक पर यूआईएन का भी उल्लेख करेंगे और ऐसी आपूर्ति को किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति B2B को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना, उचित अधिकारी जीएसटी फॉर्म REG 13 में आवेदन जमा करने के बाद या विदेश मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश प्राप्त होने के बाद निर्धारित तरीकों से उचित सत्यापन के बाद विशिष्ट पहचान संख्या यूआईएन जारी करेगा। पंजीकरण के आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 3 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को कोई फॉर्म में कोई कमी नहीं बताई गई है, तो निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन अनुमोदित हुआ समझा जाएगा। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी व्यक्ति, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 27 में इनसे संबंधित दिए गए प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति का अर्थ। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो चाहे प्रिंसिपल या एजेंट या अन्य क्षमता के रूप में कभी कभार किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में जहां उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों का व्यापार के दौरान या व्यापार को अग्रसर करने के लिए सौदा करता है। यह नियम
सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2 उपधारा 20 में बताया गया है। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2 उपधारा 77 में अनिवासी कर योग्य व्यक्ति से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो चाहे प्रिंसिपल या एजेंट या अन्य क्षमता के रूप में कभी कभार भारत में माल या सेवाओं या दोनों का लेन देन करता है, लेकिन भारत में उसके व्यवसाय या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है। हमें एक बार परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आकस्मिक और अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों के बीच में अंतर को समझ लेना चाहिए। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति कभी कभार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जहां उसके व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लेन देन करता है, जबकि अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कभी कभार वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति से संबंधित लेन देन भारत में करता है, लेकिन भारत में उसके व्यवसाय या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के पास स्थायी खाता संख्या पैन, जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाता है, होती है, जबकि अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के पास स्थायी खाता संख्या नहीं होती है। यदि किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के पास स्थायी खाता संख्या है तो वह आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण ले सकता है। ऐसा तब संभव है जब कोई अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पहले भारत में कभी निवासी रहा हो और उस दौरान उसने स्थायी खाता संख्या आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त कर ली हो। आकस्मिक व्यक्ति को पंजीकरण के लिए उसी फॉर्म में आवेदन देना पड़ता है जिसमें सामान्य कर योग्य व्यक्ति करते हैं, अर्थात फॉर्म संख्या GST REG 01। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को पंजीकरण के लिए अलग आवेदन फॉर्म GST REG 09 में प्रस्तुत करना होगा। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति व्यापार को अग्रसर करने के लेन देन में शामिल होता है, जबकि अनिवासी व्यक्ति व्यापार को अग्रसर करने की बात परिभाषा में अनुपस्थित है, यानी वो इस उद्देश्य के लिए भी कर सकता है या इस उद्देश्य से इतर भी कर सकता है। इसमें यानी आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति में सामान्य फॉर्म GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 के तहत रिटर्न जमा कराना होता है, जबकि अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए अलग से सरलीकृत फॉर्म GSTR 5 में रिटर्न जमा कराना होता है। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति सभी आवक पूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं, जबकि अनिवासी कर योग्य व्यक्ति केवल माल और या सेवाओं के आयात के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अवधि या पंजीकरण के प्रभावी तिथि से 90 दिन जो भी पहले हो के लिए वैध होंगे, और ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही कर योग्य आपूर्ति कर सकेंगे। हालांकि ऐसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के अनुरोध पर उचित अधिकारी 90 दिनों की अवधि की वैधता को आगे बढ़ा सकते हैं, जो अधिकतम और 90 दिन हो सकते हैं। अग्रिम कर जमा करना, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को कर की राशि अग्रिम रूप से जमा करानी पड़ती है, जो व्यक्ति के पंजीकरण की अवधि जिसके लिए पंजीकरण लिया जा रहा है के अनुमानित कर देयता के बराबर राशि होगी। हालांकि जहां समय को बढ़ाने की मांग की जाती है तो ऐसे कर योग्य व्यक्ति को बढ़े हुए समय के लिए अनुमानित कर देयता के बराबर कर की अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी, जिस अवधि के लिए विस्तार मांगा जाता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। CGST अधिनियम 2017 की धारा 28 के अनुसार
प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसको विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है, पंजीकरण के समय या उसके बाद प्रस्तुत की गई जानकारी में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए 15 दिनों की अवधि के भीतर परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इससे संबंधित नियम सविस्तार हम और आगे सीखने जा रहे हैं। जहां परिवर्तन जानकारी के मूल क्षेत्रों में संशोधन से संबंधित है। इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी संशोधन व्यवसाय का नाम, व्यवसाय के प्रमुख स्थान या व्यापार के किसी भी अतिरिक्त स्थान का पता, या साझेदार या निदेशक या कर्ता, प्रबंध समिति, बोर्ड के ट्रस्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या वे लोग जो व्यापार के दैनिक कार्यों के काम के लिए जिम्मेदार है को शामिल करना, हटाना या सेवानिवृत्त करना। इन सभी से संबंधित लिखित परिवर्तन में उचित अधिकारी उचित सत्यापन के बाद आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर संशोधन को मंजूरी दे सकता है और संशोधन इस तरह के संशोधन की घटना की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे। बी, जहां परिवर्तन जानकारी के गैर मूल क्षेत्रों में संशोधन से संबंधित है, वेयर चेंज इज रिलेटेड टू नॉन कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जहां परिवर्तन ए में निर्दिष्ट किसी भी अन्य विवरण से संबंधित है, तो परिवर्तन के लिए सामान्य पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करते ही पंजीकरण का प्रमाण पत्र में स्वतः संशोधन हो जाएगा। इसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल नंबर या ईमेल पते में कोई भी परिवर्तन सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। जहां किसी भी व्यवसाय के संगठन में परिवर्तन से किसी पंजीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन हो जाता है, वेयर ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बिजनेस रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ पैन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन। जहां किसी भी व्यवसाय के गठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पंजीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन हो जाता है, तो वह जीएसटी फॉर्म REG 01 में नए पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। डी, संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना। यदि उचित अधिकारी संशोधन के दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न आपके द्वारा संशोधन के लिए आवेदन को रद्द कर दिया जाए। पंजीकृत व्यक्ति को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर नोटिस का उत्तर देना होगा। यदि उचित अधिकारी को दिया हुआ उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, या जहां निर्धारित अवधि के भीतर जारी नोटिस का आवेदककर्ता द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है, तब उचित अधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर देगा और आदेश पारित करेगा। यदि उचित अधिकारी निर्धारित समय के भीतर कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र संशोधित हुआ समझा जाएगा और संशोधित प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। SGST अधिनियम या UTGST अधिनियम के तहत संशोधन के किसी भी अस्वीकृति या अनुमोदन को, जैसा कि मामला हो, को CGST अधिनियम के तहत भी अस्वीकृति या अनुमोदन हुआ मान लिया जाता है। धन्यवाद।